हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक। तो अम्ल क्षार और लवण के फोर्थ लेक्चर में आज हम लोग क्षार के बारे में बात करेंगे कि बेस और क्षार क्या होते हैं, इनके विभिन्न जो रिएक्शंस हैं, अभिक्रियाएं अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रियाएं करते हैं, और धात्विक ऑक्साइड जो हैं और अमोनियम लवण से किस तरह से क्षारों की अभिक्रिया होती है, इन सब के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में अम्लों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मिल जाएंगे 3 लेक्चर अम्ल क्षार और लवण के। उसमें अम्ल को जो उनकी डिफिनेशन है, उनका पीएच मान, किस तरह से अभिक्रियाएं करते हैं, इन सब के बारे में अच्छे तरीके से समझाया गया। तो आज क्षार को पढ़ेंगे, क्षार क्या होते हैं और क्षार से जो अभिक्रियाएं होती हैं क्षार की अलग अलग तत्वों से, उसको देखेंगे। तो साधारण सी इसकी परिभाषा है, जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं उनको भी क्षार कहते हैं। इनका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। 7 होता है पीएच मान, पीएच 7 होता है उदासीन। अगर 7 से कम है, 7 से कम, तो वो कैसे होंगे? अम्लीय। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होंगे, एसिडिक नेचर के, और जिसका 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा वो क्षारीय होते हैं। क्षारीय मतलब बेसिक। तो इस तरह से देखा जाए तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। अभी 2-3 मिनट में आपको पता चल जाएगा आगे लेक्चर में कि ये हर जगह वैलिड नहीं है। सभी क्षार OH- आयन नहीं देते हैं। तो और जैसे कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और अम्ल क्या करते थे? वो नीले लिटमस को लाल कर देते थे। ये लिटमस क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर देखोगे आपको पता चल जाएगा, उसमें सूचक भी बताए गए हैं। सूचक के बारे में अच्छे से पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, संश्लेषित सूचक और प्राकृतिक सूचक। इसमें मेथिल ऑरेंज है और प्याज है, फेनोल्फथेलिन है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो लिटमस पेपर जो है ये प्राकृतिक सूचक होता है। ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन थैलोफाइटा का समूह है। इसका प्राकृतिक कलर जो है लिटमस का, जो लिटमस पेपर होते हैं इसका प्राकृतिक कलर होता है बैंगनी। लेकिन ये अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है क्षारों के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको जब आप जल में घोलेंगे तो Na+ और OH- में टूट जाएगा, मतलब ये OH- दे रहा है तो ये क्षार होगा। इसी तरह से KOH K+ OH- में टूटेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। कितनी? 2, मतलब ये 2 तत्वों को जोड़ सकता है। तो इस तरह से। और सोडियम पोटेशियम मोनोवैलेंट होते हैं, एक वैलेंसी होती है इनकी, इसमें एक OH जुड़ता है। तो ये जल में घोलने पर Ca2+ आयन में परिवर्तित हो जाता है कैल्शियम, और 2 OH- देता है। तो इस तरह से जितने भी क्षार हैं सब OH- आयन देते हैं। अब देखिए लास्ट में जो 2 आयन दिए हुए हैं, 2 क्षार, KNH2 पोटेशियम अमाइड या पोटास अमाइड भी बोलते हैं इसको, और नीचे जो NaNH2 दिया है इसको सोडियम अमाइड बोल सकते हो, और इसका एक नाम होता है सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको? सोडा लाइम। सोडा लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है सोडा लाइम का सूत्र, तो आप लोग याद कर लेंगे। ये दोनों भी क्षार हैं, KNH2 और NaNH2, ये दोनों क्या हैं? क्षार हैं। लेकिन ये OH- नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं। OH कहाँ से दे दें? H तो है लेकिन O नहीं है, लेकिन ये क्षार है। तो एक साइंटिस्ट आए, 2 साइंटिस्टों ने मिलकर, उनका नाम था ब्रांस्टेड तथा लॉरी। ब्रांस्टेड तथा लॉरी ये साइंटिस्ट थे। इन दोनों लोगों ने अध्ययन किया पदार्थों का और फिर बताया कि क्षार वही नहीं है जो OH- देते हैं। OH- आयन देने वाले पदार्थ ही क्षार
नहीं होते बल्कि जो हाइड्रोजन आयन, जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं वे भी क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो ब्रांस्टेड तथा लोरी ने प्रोटॉन अवधारणा दिया, एक अवधारणा दिया जिसका क्या नाम है? प्रोटॉन अवधारणा। प्रोटॉन अवधारणा। इसके अकॉर्डिंग जो अम्ल होते हैं, अम्ल वो क्या करते हैं? H+ दान करते हैं, और जो क्षार होते हैं, क्या क्षार, वो H+ ग्रहण करते हैं। तो इन्होंने बताया कि OH- देने वाले पदार्थ ही क्षार नहीं होते हैं, बाकी कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो OH- आयन नहीं देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त नहीं करते, फिर भी वे क्षार होते हैं। उनमें क्षमता होती है H+ आयन लेने की। जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं वे भी क्षार होते हैं। अब जैसे कि देखा जाए KNH2 और NaNH2, तो आप लोग इसको नोट कर ले, फिर इसके बारे में बताते हैं सोडा लाइम किस तरह से क्षार है। जब ये OH- नहीं दे रहा है तो ये क्षार क्यों है, और प्रोटॉन की जो अवधारणा दी है ब्रांस्टेड लोरी, ये आखिर किस तरह से सिद्ध होती है। तो आप लोग पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। NaNH2 और KH2, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, फिर भी कैसे हैं? क्षार होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अगर NaNH2 इसका सूत्र देखा जाए, फार्मूला स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो Na ये सोडियम है, मेटल एटम, इससे जुड़ा है NaH2। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक सोडियम से। मतलब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। इसकी बैलेंसी जो संयोजकता है 5 होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बना लिए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक सोडियम के साथ, बचे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अगर कोई H+ आयन इससे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है या नहीं? H+ आयन को क्या चाहिए? इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जिस पे माइनस चार्ज होता है, जिस पे मान लो O पर माइनस चार्ज है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। और अगर H+ के रूप में है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बॉन्ड बना लेगा। तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2। और इसके पास है कितने? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा और H+ को ग्रहण कर लेगा। तो ब्रांस्टेड तथा लोरी साइंटिस्ट के अनुसार जो पदार्थ H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाएगा। N 2 H इससे पहले से जुड़े थे और एक H और जुड़ गया और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो आयन बन गया है ये कैसा है? ये अब क्षारीय नहीं है, क्योंकि अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था ये क्षारीय था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ग्रहण कर सकता था। इसी तरह से जो KNH2 होता है, KNH2 पोटेशियम अमाइड, इसके पास पे अगर देखा जाए तो K जुड़ा है NH2 से। यहाँ भी वही कंडीशन है, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले लिए हैं, बचे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कर सकता है? ये किसी भी धनायन को H+ को 2 इलेक्ट्रॉन देके बाइंड कर सकता है और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? KNH3, ये वाला H इससे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये भी ग्रहण कर रहा है हाइड्रोजन को, H+ को। तो ये भी कैसा है? क्षार है। लेकिन कौन सा क्षार है?
ऑप्शन में दे देंगे। इस तरह से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपको 4 ऑप्शन देगा, NaOH, KOH, NaNH2 और दे देगा CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन A, B, C और D। अब क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन से ब्रांस्टेड तथा लोरी क्षार है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन से ब्रांस्टेड तथा लोरी क्षार है। तो इसमें से कैसे ढूंढोगे आप? जो OH माइनस देते हैं वह ब्रांस्टेड अम्ल या क्षार नहीं हो सकते। जिनमें O प्रेजेंट नहीं है, OH नहीं है, वो कैसे होंगे? ब्रांस्टेड तथा लोरी, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा C। तो इस तरह से आप लोग मल्टीपल क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस इसी सिद्धांत के अनुसार, तो जितने क्वेश्चन होंगे सोल्व हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। अब इसके बाद देखते हैं पीएच तो हम लोग देख ही लिए हैं। अब हेडिंग लगाएंगे क्षारों की अभिक्रिया या इनके गुण, क्षारों के गुण। क्षारों के गुण, इनके गुण क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसको देखना है। तो नंबर 1 इसमें देखेंगे क्षार के अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, तो क्षार के अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनते हैं उससे और जल निकलता है। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एक जनरल फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्षार प्लस अम्ल। क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया करेंगे तो इससे बनेगा लवण प्लस जल। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी क्षार और अम्ल की, वो सभी आप चुटकियों में कर लेंगे। किस तरह से? चुटकियों में। तो लिखते हैं, देखो पहले NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। क्या है? क्षार। प्लस HCl क्या है? अम्ल। तो इसमें से पहले निकाल दो जल। जल कैसे निकालोगे? यहाँ से OH उठाओ और यहाँ से H, इस तरह से OH और H, दो H और एक O, H2O। तो इससे बन जाएगा H2O जल। बचा हुआ जो है उसको जोड़ दो, लवण मिल जाएगा तुमको, सोडियम और क्लोराइड, NaCl। ये सोडियम क्लोराइड लवण प्राप्त होगा, ये जल है। इसी तरह से आप KOH की अभिक्रिया कराओगे HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अभिक्रिया हो रही है अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसमें भी जल निकालो पहले। अम्ल से H लिए, देखो अम्ल क्या देते हैं? H प्लस आयन, और क्षार क्या देते हैं? OH माइनस आयन। तो इसका OH माइनस ले लो, इसका H छीन लो, बचा हुआ एक में जोड़ दो। तो यहाँ से जल निकला H2O जल, और बचा हुआ एक में जोड़ोगे तो KCl, मतलब पोटेशियम क्लोराइड। नाम लिख दो इसका, पोटेशियम क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन हैं, जितने भी क्षार हैं उनसे अभिक्रिया करके क्या देते हैं? जल देते हैं और लवण प्राप्त होता है। जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया जब कराओगे आप H2SO4 से, H2SO4 से, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसकी जब अभिक्रिया होगी तो इसमें भी क्या बनेगा? इसमें पहले जल निकलेगा और फिर उसके बाद में और क्या मिलता है? लवण मिलते हैं। तो यहाँ से 2OH निकाल लो, 2H है, और यहाँ से 2H निकाल लो। तो 2H मिलके क्या बनाएंगे? 2OH 2H, मतलब 2 अणु बनाएंगे जल के, 2H2O, और प्लस बचा हुआ Mg और SO4। तो बन जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस तरह से जल और लवण प्राप्त होते हैं। तो किसी भी क्षार की अभिक्रिया जब आप अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेंगे और जल बनेगा। और भी ऐसे रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे कि कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस। इसकी अभिक्रिया कराओगे आप H2SO4 से तो क्या बनेगा, आप इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने आप देख लीजिए। तो इसको नोट करें, फिर उसके बाद में आगे बताते हैं जब क्षारों की अभिक्रिया अम्लीय ऑक्साइड से होती तब क्या बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का 100% ऐसे ही रिएक्शंस पूछी जाएंगे। और जो अब बताने जा रहा हूँ अभी, इससे तो 100% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर अम्ल, क्षार और लवण में अगर क्षार टॉपिक से कोई भी रिएक्शन उठाएगा तो जब बताने जा रहा हूँ अभी उसी से उठाएगा। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। अब नंबर 2 हेडिंग लगाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया। क्षारों की अभिक्रिया किससे कराएंगे, अम्लीय ऑक्साइड से। नंबर 2 अम्लीय ऑक्साइड से, अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया। अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब पहले समझते हैं अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं। क्षार तो मैंने बता दिया आपको, जो OH- आयन लेते हैं या फिर जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं। लेकिन अब ये जो धात्विक अम्लीय ऑक्साइड हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, तो अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों कैसे हैं, अम्लीय ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों अम्लीय ऑक्साइड हैं। इनकी अभिक्रिया जब क्षार से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो इसका भी एक जनरल फार्मूला है। पहले आप लेंगे क्षार, क्षार की रिएक्शन कराएंगे अम्लीय ऑक्साइड से, एसिडिक ऑक्साइड से। क्षार प्लस अम्लीय ऑक्साइड, इससे क्या प्राप्त होगा हमें, इससे प्राप्त होगा लवण प्लस और क्या मिलेगा, जल। लवण और जल प्राप्त होंगे। तो इसके भी रिएक्शन देखते हैं कुछ। क्षार वही ले लेते हैं हम, NaOH, इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसी अम्लीय ऑक्साइड से। इन दोनों में से कोई भी उठा लेंगे। पहला ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ से जल निकालना है और क्या बनाना है, जल निकालना है और बनाना है लवण। तो पहले निकालेंगे H2O, क्या निकालेंगे, H2O। तो यहाँ से H2 निकालने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो आगे 2 लेना पड़ेगा, 2 NaOH। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, ये आगे 2 लगा है मतलब 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 निकाल लेंगे और ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन रहने देंगे, क्योंकि जल में कितने की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन लिए, 1 ऑक्सीजन लिए। अब बचा हुआ 1 में लिख दो जोड़ के। अब यहाँ पे 2 सोडियम है, Na2, क्योंकि 2 लगा है ना, सोडियम भी 2 होंगे। 1 O यहाँ बचा है और CO2, तो 1 O यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, CO3। तो Na2CO3, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, एक प्रकार का लवण है और ये जल प्राप्त हुआ। तो क्षार की अभिक्रिया जब अम्लीय ऑक्साइड से कराओगे तो जल और लवण प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब आप CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, H2O प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ये अभिक्रिया कैसे हुई इसको अच्छे से समझने के लिए CaOH का जो होल ट्वाइस है इसको इस तरह से लिखो, Ca और होल ट्वाइस मतलब OH, 2 ग्रुप जुड़े हैं OH के, इस तरह से जोड़ दो OH और इसकी अभिक्रिया हुई है CO2 से। तो आपको जल निकालना है, सूत्र के अनुसार जल निकालना है, लवण बनना है। तो जल कैसे निकालोगे, यहाँ से जल निकाल दो, H2O, क्या निकल गया, H2O जल। और बचा हुआ 1 में जोड़ के लिख दो, तो CaO बचा, इतना पार्ट निकल गया, बचा CaO और CO2। तो 1 ऑक्सीजन इसमें जोड़ोगे CO3, CaCO3,
3। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है। क्षार और अम्लीय ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं। इसको नोट करिए, फिर इसमें और एक दो रिएक्शन कराते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो कुछ रिएक्शन और देख लेते हैं क्षार और अम्लीय ऑक्साइड ही। अभी SO2 की रिएक्शन नहीं देखे ना, अम्लीय ऑक्साइड की। तो इसमें उसी तरह से जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। अगर इस तरह से लिखो, 2 OH लगे हैं Mg से, इसके रिएक्शन आप करा दो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। तो SO2 से जब रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, पहले निकाल दो यहाँ से जल, H2O जल निकाल दिए, बचा हुआ इसमें जोड़ दो, तो मैग्नीशियम बचा है और एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ोगे तो SO3 हो जाएगा। तो हो जाएगा स्ट्रक्चर MgSO3, मैग्नीशियम सल्फाइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इस तरह से बहुत सारी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, जैसे कि 2KOH, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, KOH। अच्छे समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। KOH, 2KOH, जैसे कि 2KOH, इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो, 2 का मतलब 2KOH है, और इसकी अभिक्रिया करा दो SO2 से। पहले नंबर पर क्या निकालोगे, जल निकालोगे, यहाँ से H निकाल दो और एक जगह से OH तुम्हारा निकल गया H2O। अब यहाँ बचा क्या है, 2K बचे हैं, तो K2 लिख दो और O इसमें जोड़ दो, SO3। तो K2SO3 पोटेशियम सल्फाइड, इसका नाम है पोटेशियम सल्फाइड। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। फिर देखते हैं रिएक्शन क्षारों की अमोनियम क्लोराइड के साथ। जब क्षारों की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ होती है तो उसमें क्या बनता है उसको देखेंगे। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं करेंगे तो जान ही पाओ आप ही का घाटा होगा ना। साथ साथ नोट करते रहा करो, रिएक्शन को वीडियो पॉज करके रिएक्शन को अपने आप करने की कोशिश भी किया करो। इतनी आसान है, एक रिएक्शन करा देता हूँ जिस फार्मूले पे, आगे की रिएक्शन करने की पूरी कोशिश किया करो, फिर उसके बाद में तो हम कराते ही नहीं, यहाँ देख लिया करो। तो यहाँ पे नंबर 3 हेडिंग लगाएंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया। तो जिस तरह से अभी तक आपको एक जनरल फार्मूला बताते आ रहे थे जिससे कि आप आसानी से सभी अभिक्रियाएं चुटकियों में कर ले रहे थे, उसी तरह से एक और बता दो आपको जनरल फार्मूला जो कि अमोनियम क्लोराइड और क्षार के रिएक्शन से संबंधित है। जैसे कि एक क्षार लिया, उसकी अभिक्रिया कराए अमोनियम क्लोराइड से, किससे, अमोनियम क्लोराइड। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। तो थोड़ा तसल्ली रखिए, अभी बता रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है। इससे बनेगा क्या, पहले इसको देखिए क्योंकि जनरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता होगा सभी अभिक्रियाएं कर लोगे। तो इसमें बनेगा, जल तो सब में बनता है, बना दो इसमें भी, प्लस इसमें बनेगा अमोनिया गैस बनेगी और ऊपर की ओर उड़ जाएगी, प्लस लवण। अच्छा अभी तक देखो कि जल और लवण हर जगह, मतलब टल्ला नहीं छोड़ रहा है इस चैप्टर में, हर जगह तुमको जल और लवण छोड़ेगा ही नहीं, एकदम पकड़ के रखेगा और इसी से सब कुछ होगा। और इसमें अमोनिया भी आ गई क्योंकि अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया होगी ना। तो ये जनरल फार्मूला है इसका, इस तरह से। अब एक क्षार ले लो, कोई कौन सा क्षार लोगे, मान लो हम ले लिए CaOH का होल ट्वाइस। अब होल ट्वाइस किस तरह से लिखोगे, जल निकालने के लिए ना, ऐसे OH और OH, इसका मतलब क्या है CaOH
OH का होल ट्वाइस। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे अमोनियम क्लोराइड से। अब समय आ चुका है आपको अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला जानने का। तो यहाँ पे लिखेंगे NH4Cl, यही होता है अमोनियम क्लोराइड। अब क्या होगा, पहले जल निकालना है। तो जल निकालने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा है ना, यहाँ से लेंगे H और यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा, जल, H2O। और बचा क्या है, CaO, क्या बचा है, CaO। अभी एक इसमें समस्या है। अब कहोगे क्या समस्या है, यहाँ पे Cl है 1, और ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि कैल्शियम द्विसंयोजी है, ये 2 क्लोरीन से बंधता है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन करने के लिए यहाँ लगाओगे 2, क्या लगाओगे, 2। जब 2 लगाओगे तो यहाँ 2 क्लोरीन हो जाएंगे और यहाँ एक कैल्शियम है, तो यहाँ से बना दोगे CaCl2, ठीक है। अब Ca निकल गया, 2 Cl निकल गए, यहाँ क्या बचा, 2 मोल आप अमोनिया निकाल दीजिए। अमोनिया भी बनेगी ना इसमें, अमोनिया। अब 3 दूना 6 और 2 8 और 4 दूनी 8, 2 10, मतलब इधर ज़्यादा है भी, अभिक्रिया संतुलित, क्या अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे लोगे 2H2O, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, 6 4 10, 4 दूनी 8 और 2 क्या हुआ, 10। तो इस तरह से आप 2 हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे और दोनों ऑक्सीजन लेंगे। इस बार एक मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा जल का। देखो आगे 2 लगा है तो दोनों ऑक्सीजन आ रहे हैं ना, तो इन दोनों को साथ में ले जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ से भी खींचेंगे, तब यहाँ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होंगे। अब देखिए ये समीकरण संतुलित है। तो इस प्रकार से जब क्षार की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड से कराएंगे आप, तो जल, अमोनिया और लवण प्राप्त होंगे। तो इसको नोट करिए। उसके बाद में आपको बताते हैं कि जब क्षारों को गर्म किया जाता है तब क्या बनता है। अरे सर, जब किसी को भी गर्म करते हैं तो उसमें से निकलती है भाप। क्या निकलती है, भाप। अभी देखना, भाप निकालेंगे एकदम यूं, क्या निकलेगी, भाप। तो क्षारों को गर्म करने से, क्षारों का गुण है, से पढ़ रहे हैं ना, नंबर 4, क्षारों को गर्म करने पर क्या होगा। तो गर्म करने पर इसमें जल निकलता है, निकलता है। वो भी कैसे निकलेगा, भाप के रूप में जल निकलेगा। और क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। तो कोई भी क्षार लेते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर उसमें से जल निकालते हैं भाप के रूप में। तो NaOH, अब हम एक NaOH नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 NaOH लेंगे। क्या, 2 NaOH। और इसको क्या करेंगे, गर्म की जगह पे अगर इस तरह से बना है चिन्ह, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो इस डेल्टा का मतलब है कि गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसको गर्म। देखो अच्छा, वो आग जब जलती है ना तो ऐसे लौ बनती है ना, उसमें ऐसे बनती है ना, उसी तरह से इसको याद रखना। इस तरह से जब आग जलती है तो लौ ऐसे निकलती है मुझसे। तो इस तरह से इसको गर्म करोगे तो इसमें से जल निकलेगा और बचा हुआ धातु ऑक्साइड। तो कैसे जल निकालें, अब यहाँ पे 2 NaOH है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 जगह NaOH, 2 NaOH है ना, तो इस तरह से लिख दो। अब एक जगह से ले लो H और एक जगह से OH। कितनी सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको। यहाँ से निकालो H2O, जल निकल गया भाप के रूप में, इसको भाप लिखोगे। क्या, भाप। देखो जल का सूत्र भी क्या होता है, H2O। भाप का सूत्र H2O, बर्फ का सूत्र H2O, सबका H2O, बस उनके भौतिक परिवर्तन हुआ, उसमें रासायनिक नहीं। इसलिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमारा पहला लेक्चर क्लास 10 साइंस का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जाके देखिए प्लेलिस्ट में, उसमें पता चलेगा कि भाप का सूत्र H2O, जल का सूत्र H2O, बर्फ का सूत्र H2O क्यों है। आखिर ये तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, सूत्र क्यों समान है, तो उसको जाके देखिए, उसमें पता चल जाएगा। जल निकाल दो और 2 Na बचे, एक वो बचा, तो यहाँ पे लिख दो Na2O। ये हो गया आपका धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड।
इसी तरह से आप CaOH का होल ट्वाइस, मतलब ऐसे इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म। जब इसको गर्म करोगे तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, जल, H2O बचा हुआ क्या, CaO, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक प्रकार का धातु ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है और ये ऑक्साइड है, तो क्या हो गया, धातु ऑक्साइड। इसी तरह से आप MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ से भी आप जल निकाल देंगे, गर्म करोगे निकलेगा जल, H2O, और बचा क्या, MgO। अब इसका क्या नाम है, अपने आप सोच के लिखिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे लवण क्या होते हैं, द्विक लवण, साधारण लवण, कंपाउंड लवण, ठीक है। विभिन्न प्रकार के लवण हैं और इसमें कास्टिक सोडा का सूत्र, कास्टिक सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, धावन सोडा, खाने का सोडा, हाई स्कूल में बहुत पूछता है, इसमें उसके सूत्र पूछेगा, उपयोग पूछेगा, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। तो इन सब के बारे में अगला लेक्चर होने वाला है, एकदम सुपर क्लास होगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है शिक्षा की नई किरण, तो इसको आप लोग मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना और पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।